of temperature on polarization. Effect of temperature on polarization. लिया था PI/PD इज इक्वल टू, क्या यूज किया था, d-1/d+2 d-1/d+2 into m/ρ, इंड्यूस्ड या डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन, इसी को हम लोग मोलर पोलराइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक, तो हम लोग इस इक्वेशन की सहायता से, जैसे ये मोलर वॉल्यूम है ना, तो हम लोग जो है कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ मोलर पोलराइजेशन, जैसे ये क्या है आपका पीआई और पीडी क्या है, इसको समझ लीजिए। पीआई और पीडी जो है ये इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन है, इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन है, और इज डिफाइंड एज, इसको हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं कैसे, पीआई पीडी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डिफाइंड एज द अमाउंट of polarization produced in 1 mole of the substance, 1 mole of the substance when placed between the plates of an electric field of unit strength, ये पीआई या पीडी की डेफिनेशन। हो गया भैया? तो देखिए हमने क्या कहा, हम लोगों ने क्लाइसियस-मोसार्टी इक्वेशन लिया था, पीआई और पीडी, इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन इसे कहते हैं। और इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन का मतलब जो आपने प्लेट्स लिया है उसमें सब्सटेंस को 1 मोल इंट्रोड्यूस करिए, ठीक, और फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो यूनिट, तो जो पोलराइजेशन क्रिएट होगा उसी को इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन आप कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन कहेंगे। तो इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन आप तमाम सब्सटेंस का कैलकुलेट कर सकते हैं, तमाम सब्सटेंस का, ठीक है। इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन जो है आप तमाम सब्सटेंस का इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक, यानी इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन have been determined for a number of substance, आप कई तरह के सब्सटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मोलर पोलराइजेशन जो होता है
molar polarization of substances such as जैसे कुछ सब्सटेंस आप यूज कर रहे हैं जो नॉन पोलर इन नेचर है, जैसे O2, CH4, CCl4, ठीक है भाई, O2, CH4, CCl4, CO2, N2, एटसेट्रा। इन सब का जो है आप देखिए अगर मोलर पोलराइजेशन तो वो कांस्टेंट है, एटसेट्रा है वो कांस्टेंट। इनकी मोलर पोलराइजेशन क्योंकि नॉन पोलर नेचर है तो इनका मोलर पोलराइजेशन बिल्कुल फिक्स है, कांस्टेंट है नॉन पोलर होने की वजह से, और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करते। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी अगर हम मोलर पोलराइजेशन कुछ इस तरह के सब्सटेंस का देख रहे हैं तो ये नॉन पोलर होने की वजह से इनकी वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, और ऐसा नहीं टेम्परेचर को चेंज करने पर ये चेंज हो जाए। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर भी होते हैं, यानी टेम्परेचर को वेरिएट करिए, अभी हम लोग देखा जाएगा, टेम्परेचर को वेरी करिए तो इनके मोलर पोलराइजेशन में कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर इसी की जगह पे हम कुछ पोलर सब्सटेंस ले लें, the molar polarization for some other substance such as, अब हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें कुछ ना कुछ पोलैरिटी पाई जाती है, जैसे हम लोग ले रहे हैं CHCl3, ठीक, CHCl3, HCl, C6H5NO2, sorry, and CH3Cl। हम कुछ ऐसे सब्सटेंस ले रहे हैं, देखिए इन तरह के सब्सटेंस को ले रहे हैं, इनकी वैल्यू मोलर पोलराइजेशन डू नॉट कांस्टेंट, इनकी मोलर पोलराइजेशन की वैल्यू वो कांस्टेंट नहीं है, डू नॉट कांस्टेंट, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो है ये डिक्रीज करता है, बट डिक्रीज with increase of temperature, यानी अगर हम मोलर पोलराइजेशन निकाल रहे हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसमें कुछ ना कुछ पोलैरिटी पाई जाती है, ठीक है, तो हमने लिया CHCl3, CHCl और C6H5NO2 और CH3Cl, तो इनका मोलर पोलराइजेशन कांस्टेंट नहीं आता है, ये कुछ ना कुछ वेरी करता है और ये डिक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पे जो है के हिसाब से ये चेंज हो रहा है? तो ये बात जो है, ये जो ऑब्जर्वेशन आपने किया, ये इस बात को प्रेरित करता है कि हम तमाम तरह के सब्सटेंस का जो है मोलर पोलराइजेशन कैलकुलेट करें और उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में वेल नोन या स्टडी किया जाए, क्योंकि ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखिए, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखिए, दोनों अलग अलग है। इसका जो है मोलर पोलराइजेशन कांस्टेंट आता है, इसका मोलर पोलराइजेशन जो है कांस्टेंट नहीं आता है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ये डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो इसका मतलब है हम तमाम तरह के जो है सब्सटेंस का मोलर पोलराइजेशन कैलकुलेट करें और उससे उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
in case of molecule such as HCl ले रहे हैं ना, दो पोल इसमें दिखाई देगा, CH3 स्ट्रक्चर, CH3 एक्सेट्रा। तो इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनेंगे वो क्या होगा, देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स do not coincides with each other। एक दूसरे से जो है कोइंसाइड नहीं करेंगे, एक दूसरे से कोइंसाइड करते हुए दिखाई नहीं देंगे। यानी इस पर जो भी चार्ज बनेगा, जैसे आप देखिए ऐसे डाइपोल बन रहा है ना, एक तरफ प्लस एंड एक तरफ माइनस है, तो ये दोनों देखिए, ये अपना प्लस क्यू हो गया, इधर माइनस क्यू हो गया, इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक, ऐसा नहीं दोनों एक दूसरे को मर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जब दो पोल मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी ये डाइपोल की तरह हो गया। अगर कोई डाइपोल बनता है मॉलिक्यूल, तो मस्ट हैव सम डाइपोल मोमेंट, ऐसे मॉलिक्यूल का सम डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। ठीक, मस्ट हैव सम डाइपोल मोमेंट। तो इसका मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर जो है एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं हो सकते हैं। ठीक, must have some dipole moment, मतलब इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, ये जान लीजिए। ठीक, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ना हो, यानी in the absence of electric field, जैसे HCl मॉलिक्यूल है, तो HCl मॉलिक्यूल का आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर भागेगा, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ऑटोमेटिक है इस पे स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा, तो दो पोल बनेंगे। तो ये चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिए चाहे ना अप्लाई करिए, इनका अपना जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो होगी, इनका अपना नेचुरल डाइपोल मोमेंट होगा, उसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका अपना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, परमानेंट डाइपोल हो गया, और एंड हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ऐसे मॉलिक्यूल का अपना कुछ ना कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। अब हमने यहां शर्त रख लिया, जैसे ढेर सारे मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एब्सेंस कर दिया, तो जो डाइपोल होते हैं जिनका अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे हमने ले लिया ये प्लेट्स है, ये हमारा जो है प्लेट है, और ये कोई भी चार्ज पार्ट इस पे नहीं ओरिजिनेट, ये हमारा जो है प्लेट है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं, ठीक, ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो अगर हम इसमें डाइपोल को अरेंज करें, देखिए डाइपोल का मतलब होगा ये, इस तरह से डाइपोल होंगे। अब डाइपोल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करें, कोई जरूरी नहीं उनका अरेंजमेंट कैसा है, ये सब रैंडम जिगजैग, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे रैंडम डिस्ट्रीब्यूट कर होंगे भाई। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया परमानेंट डाइपोल्स हो गए, परमानेंट डाइपोल्स आर randomly distributed in the absence of electric field. Permanent dipoles are randomly distributed in the absence of electric field. In the presence of electric field, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो डाइपोल्स के ऊपर इफेक्ट लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो उसको डिस्टर्ब करेगा। तो टू डिस्टर्बिंग इफेक्ट ऑपरेट्स, टू डिस्टर्बिंग इफेक्ट्स, डिस्टर्बिंग इफेक्ट्स टेक्स प्लेस। टेक्स प्लेस, पहला कौन सा होगा, देखिए जो डाइपोल होगा वो रोटेट करेगा। डाइपोल क्या करेगा, वो रोटेट करेगा किसको, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रोटेट करेगा किसको, डाइपोल को। इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट डाइपोल towards the direction of the field, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करेगा डाइपोल को टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जो फील्ड है उस डायरेक्शन में उसको रोटेट करेगा। एक तो ये डिस्टर्बिंग इफेक्ट होगा। दूसरा जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, वो पोलराइज करेगा द मॉलिक्यूल को। द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू polarize the molecule। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या करेगा, पोलराइज करेगा मॉलिक्यूल को। यानी अगर हम इसी को प्लेट्स दिखा दें ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ये प्लेट और इस प्लेट्स पे नेगेटिव और पॉजिटिव एंड क्रिएट कर दें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दें। अगर हम इस तरह से माइनस और प्लस करके, तो अब देखिए दो पोल बन गए। अब दो पोल बन गए हैं तो मान लीजिए कोई डाइपोल है और ये डाइपोल आपका जो है कुछ इस तरह से है। ठीक, ये डाइपोल कुछ इस तरह से है, तो मान लीजिए इस तरह से प्रेजेंट है, घूम रहा है। ठीक है, एजिटेशन के द्वारा ये घूम रहा है, तो ये प्लस एंड हो गया मान लीजिए, और ये माइनस एंड हो गया। हमने मान लिया ये प्लस एंड हो गया और ये माइनस एंड हो गया। ठीक है, तो ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा। ऐसे ही तो होगा भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल जो है अपोजिट पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और इससे क्या होगा, एक देखिए इस पे क्या डेवलप करना है,
एक एंगल पे मान लीजिए ये किसी एंगल पे प्रेजेंट है, एक एंगल पे मान लीजिए ये प्रेजेंट है, और ये एंगल हमने मान लिया कौन सा एंगल है, ये हमने मान लिया थीटा एंगल पे ऐसे प्रेजेंट, ठीक। और इस पे जो है यहाँ पे चार्ज कौन सा डेवलप कर, प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, ठीक। अब ये ऐसे ओरिएंट करेगा, क्या करेगा ये ऐसे ही ओरिएंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट डाइपोल टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी नेगेटिव एंड को पॉजिटिव पोल की तरफ खींचेगा और पॉजिटिव पोल को नेगेटिव एंड की तरफ खींचेगा, हैं? हमने ये मान लिया ये ओरिजिनल स्टेट है, ये क्या है, ओरिजिनल स्टेट ऑफ डाइपोल है, ये डाइपोल का ओरिजिनल स्टेट है पहला वाला। अब अगर इसको आपने अरेंज कर दिया, इसको आपने फाइनल स्टेट आफ्टर पोलराइजेशन अगर आप दिखाइए, तो मान लीजिए ये आपने ऐसे कर दिया, ये आपने बिल्कुल इसको इस तरह से बना दिया, ये हो गया, ठीक है भाई। और इस मॉलिक्यूल को हमने कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया, इस तरह से मॉलिक्यूल को हमने अरेंज कर दिया, तो इनका जो एंगल होगा वो हमने दिखा दिया थीटा है। यहाँ भी देखो इस तरह से, तो इसको खींचेगा ना, खींच के ये बिल्कुल बेस पे ले आएगा, और यहाँ पे दिखा दिया हमने प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, ठीक। और यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं ये सीधा सीधा, तो ये क्या है, फाइनल स्टेट आफ्टर पोलराइजेशन, फाइनल स्टेट आफ्टर पोलराइजेशन एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी, ए और बी हो गए। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल फिक्स हो जाए, अपनी पोजीशन में फिक्स हो जाए, जैसे ये घूमे ना, तो मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है ऐसे फिक्स हो जाए, तो क्या होगा, इसका नेगेटिव पोल को पॉजिटिव पोल अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव पोल को नेगेटिव पोल अपनी तरफ खींचेगा, और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट ऐसे हो जाएगा। भाई ताकत है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो जो मॉलिक्यूल के पॉजिटिव और नेगेटिव पोल को है वो क्या करेगा, अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा, और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट ऐसे हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपको मालूम है जो परमानेंट डाइपोल है तो वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज भी करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज भी करेगा। तो जब वो अपोज करेगा तो अपने आप उस पर एक्सपीरियंस फोर्स जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा, यही चीज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इफ द मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा लिख रहे हैं ये चीज, इफ द मॉलिक्यूल आर, मॉलिक्यूल्स वर स्टेशनरी, स्टेशनरी, the dipole would, डाइपोल कैसे होगा भाई, पैरेलल हो जाएगा, डाइपोल would have been oriented parallel to the electric field, parallel to the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल प्रेजेंट हो जाएगा, यानी अगर हम इसी को, लेकिन ये क्या करता है, ये क्या करता है, घूमता रहता है। हाउएवर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ये थर्मल एजिटेशन करता है, घूमता रहता है अपनी एनर्जी की वजह से, एजिटेट मूवमेंट करता है, एजिटेशन। However, due to thermal agitation, they take up position
टेक अप पोजीशन, इन दोनों के बीच में पोजीशन लेगा। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन दे टेक अप पोजीशन इन बिटवीन दैट ऑफ, इन बिटवीन दैट ऑफ ओरिजिनल स्टेट, जो इसका ओरिजिनल स्टेट होगा, ओरिजिनल स्टेट and the perfectly parallel state, and the perfectly parallel state, perfectly parallel state, ठीक है भाई। for any permanent dipole moment, for any permanent dipole, किसी भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट का जो है सिचुएशन यही होगा, फॉर एनी परमानेंट डाइपोल। हमने क्या कहा, अगर मॉलिक्यूल स्टेशनरी है तो ये जब भी खींचा जाएगा, हमने बताया ना पोल कैसे ओरिएंट हो जाएगा, लेकिन चूंकि मॉलिक्यूल अपना एजिटेशन शो करता है, मूवमेंट शो करता है, तो ना तो वो पैरेलल होगा और ना तो वो जो है क्या करेगा, ओरिजिनल स्टेट जैसे है वैसे रहेगा। उन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक सिचुएशन एराइज करेगी और उसी सिचुएशन के अलांग वो जो है एडजस्ट कर लेगा, अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लेगा। ठीक, दस मिनट और रुकिएगा, बस ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। जिसको कोई काम होगा वो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing permanent dipole moment, permanent डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक, जो हमारा इक्वेशन था देखिएगा ध्यान से, पी आई आर पी डी इज इक्वल टू डी माइनस वन अपॉन डी प्लस टू एम इंटू रो, ये था ना, ये इक्वेशन नंबर जो भी रहा हो, मान रहे हैं 11 नंबर शायद था। will give equation will give, देखिए इन केस ऑफ मॉलिक्यूल possessing permanent dipole moment, तो जो इंड्यूस्ड या डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन है, आप side of equation gives क्या देगा, टोटल पोलराइजेशन, टोटल पोलराइजेशन मतलब क्या हुआ इसका समझिए, यानी इंड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हुआ। डिस्टॉर्शन क्या हुआ, डिस्टॉर्शन मतलब न्यूक्लियस थोड़ा सा जो है की तरफ डिस्टॉर्ट हुआ, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल पोलराइजेशन, और इसे हम लोग डिनोट के, यानी जो पीटी होगा, पीटी इज इक्वल टू वो हो जाएगा सम आई और प्लस पीओ, पीटी इज इक्वल टू पी आई प्लस पीओ। पीआई को हम लोग क्या कहते हैं,
पाई एन म्यू स्क्वायर अपान 3KT, ये हो गया 3KT ना। तो ये आपका आ जाएगा PT बराबर सम इसका है ये D-1 अपान D m इंटू रो इज इक्वल टू 4/3 पाई एन अल्फा प्लस 4/3 पाई एन म्यू स्क्वायर अपान 3KT। ये इक्वेशन आपका हो गया टोटल पोलराइजेशन का। किसी भी मॉलिक्यूल का टोटल पोलराइजेशन निकालने का ये फार्मूला होता है। इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिबाई इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिबाई इक्वेशन। और ये डिबाई इक्वेशन की सहायता से हम लोग किसी मॉलिक्यूल का जो है कैलकुलेट करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डाइपोल मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको हम लोग कल पढ़ा जाएगा कि मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। दो मेथड है, एक टेम्परेचर मेथड है और एक रिफ्रैक्शन मेथड है। इन दोनों में से आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, डाइपोल मोमेंट एंड देयर मेजरमेंट बाय टेम्परेचर मेथड या रिफ्रैक्शन मेथड। तो इतनी बातों को आप डील कर लीजिए नेक्स्ट डे। थैंक यू।